रिफात! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इजिप्शियन हॉरर सीरीज पैरानॉर्मल को, जो 2020 पे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज है। ये सीरीज एक फेमस इजिप्शियन राइटर अहमद खालिद तौफीक के नॉवेल्स मावरा अल तबिया पर बेस्ड है और ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इसके अंदर टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट्स का है। इस सीरीज़ को मैं 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फर्स्ट एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द हाउस। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1969 में। एक घर में एक लड़का तहा हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। गेम के दौरान वो व्हाइट ड्रेस में छुपी एक बच्ची को देखता है और डरकर चिल्लाता है। अब हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर डॉक्टर रिफात इस्माइल से मिलवाया जाता है, जो कि अपनी वॉइस ओवर में फेथ, लक, गोस्ट और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों के बारे में अपना यकीन ना रखना बताता है। उसकी कॉफ़ी हमेशा खुद ही उस पर गिर जाती, उसके घर का दरवाज़ा खुद ही बंद होता और उसे हमेशा किसी के होने का एहसास होता रहता। लेकिन वो इन सब को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर इन सब चीज़ों को अनदेखा कर देता है। और हाँ, एक ख़ास बात और कि यहाँ रिफात स्टार्टिंग से ही बहुत से मेज़ पजल्स को सॉल्व करता रहता है, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली कॉफ़ी स्पिल हो जाया करती थी, जिसका सिग्निफिकेंस हम सीरीज़ के एंड होने पर जान पाएंगे। रिफात एक रैशनलिस्ट था और उसका 40वां बर्थडे था। अब न्यूज़पेपर के अंदर हम एक हेडलाइन पढ़ते हैं जिस पर यह लिखा था कि एक नई मम्मी की खोज हुई है, जो कि एक फैरो को बिलोंग करती है। तभी मैगी नाम की एक स्कॉलर रिफात से मिलने आती है। मैगी और रिफात कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पर मैगी का डिवोर्स हो गया था और वो यूनिवर्सिटी के कहने पर यहाँ पर रिसर्च करने आई थी। इन दोनों के बीच में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी, जो कि रिफात अभी तक भुला नहीं पाया था। रिफात ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी एक फियांसी थी जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो उसकी बहन की पसंद होती है और वो उसकी कज़न होती है, जो कि रिफात से बहुत ज़्यादा छोटी होती है और वो इस रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। आज उसकी बहन के घर पर डिनर था, जिस पर वो मैगी को भी लेकर जाता है। अब डिनर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जिनका इंट्रोडक्शन करना इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है रिफात की बहन राइफा और उसका हस्बैंड तलत का भाई मिदहत और उसकी वाइफ इल्हाम, रिफात के बड़े भाई रेदा, जो कि लंगड़ा के चलते थे, हुवैदा रिफात की फियांसी थी और रईफा की बेटी। और जिस छोटे बच्चे तहा को हमने देखा था, वो हुवैदा का छोटा भाई और रईफा का बेटा था। रईफा मैगी को डिनर पर देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, पर हुवैदा उसको अच्छे से वेलकम करती है। डिनर के बीच रिफात एक स्मोक ब्रेक लेने को जाता है। वो तहा को नीचे मार्केट सिगरेट लाने के लिए भेज देता है। डिनर पर फैमिली में सब कैजुअल बातें करते हैं और इल्हाम रिफात की फर्स्ट लव शिराज के बारे में बताने जाती है। जैसे ही सब शिराज का नाम लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और एयर रेड का सायरन बजने लगता है, क्योंकि इस दौर में इजिप्ट वॉर टाइम में था और नाइट में प्लेन से एयर रेड होना आम बात थी। सायरन बजने के बाद लोगों को घरों की बेसमेंट में छुपने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और साल होता है 1940। सभी बच्चे जो यहाँ दिख रहे हैं, ये वो सब हैं जो डिनर पर मौजूद थे और यहाँ उनका बचपन दिखाया गया है, जहाँ ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। रिफात जब छुपने जाता है तो उसे एक खूबसूरत घर दिखता है, जिसके मेन गेट पर एक वाइट ड्रेस में बच्ची खड़ी स्माइल कर रही होती है और इसी बच्ची का नाम शिराज था। अब प्रेजेंट टाइम में सभी लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं, लेकिन तहा कहीं पर भी नहीं मिलता। रिफात ये कहता है कि उसने उसे सिगरेट लेने भेजा था। रेदा रिफात को डांट कर तहा को ढूंढने घर से बाहर चला जाता है। स्टोरी अब वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर सभी बच्चे अब शिराज के घर में होते हैं।
घर के अंदर जाते ही रिफात एक फाउंटेन से पानी पीने लगता है, जिसे देखकर शिराज काफी खुश होती है। शिराज उन सभी को घर का टूर करवाती है और घर के मेंबर्स के बारे में ये कहती है कि वो लोग अपने रूम में ही रहते हैं और उन सब को खामोशी पसंद है। फिर वो सभी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर एक ब्लू कलर का शरबत और जेली देती है, जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस था। प्रेजेंट टाइम में घर से रईफा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो उसे ये लगता है कि ताहा घर के अंदर ही होगा, जिसके चलते वो, उसका हस्बैंड और रिफात घर के अंदर ही उसे ढूंढने लगते हैं। फिर से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे शिराज के घर पर हाइड एंड सीक खेल रहे थे और रिफात शिराज को ढूंढ लेता है, जो कि काफी अनयूजुअल था क्योंकि वो कभी भी हाइड एंड सीक में किसी को ढूंढ नहीं पाता था। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि शिराज ने उसे जानबूझकर जीतने दिया। अब इन सब चीज़ों को लेकर रिफात उसको पसंद करने लगा था और वो उसको आई लव यू कहता है, तो शिराज ये सुनकर हंसने लगती है और दौड़ कर सबको बताने जाती है। पर तभी वो फिसल जाती है और उसका सर एक पत्थर से लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो हंस रही होती है और उसके सर से खून भी नहीं बह रहा होता और उसकी चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये देखकर रिफात डर जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में मैगी रिफात को ये कहती है कि वो नहीं जानती थी कि वो इंगेज्ड है और वो ये भी बोलती है कि उसको नहीं पता था कि वो अब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगा है। उसको हमेशा ये लगता था कि जो वो फील करता है उसको वो ऑपोजिट ही बोलता है। और हम इस सीरीज में खुद ये नोट करेंगे कि जो भी रिफात सोचता है वो हमेशा उसका ऑपोजिट ही बोलता है। अब हम ताहा को रूफ पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक सिजर की मदद से मुर्गी के गले को काट देता है, जिसके चलते सीरीज वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर अब बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि शिराज का घर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और आज से वो वहाँ पर नहीं खेलेंगे। इस चीज को देखकर शिराज नाराज होकर रोने लगती है, जिसे रिफात खुद जाकर चुप करवाता है। वो ये कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके साथ खेलने आया करेगा। फिर शिराज उसे घर के अंदर हाइड एंड सीक खेलने को कहती है और फिर हम देखते हैं कि वो घर अचानक से एक हॉन्टेड हाउस की तरह बन जाता है। घर के सभी रूम्स में रिफात को गोश्त नजर आने लगते हैं। अब यहाँ पर घर के अंदर भूतों की बात करें तो वो एक बूढ़ा था, उसकी बेटी थी जिसकी डिलीवरी हो रही थी और वहाँ पर जितने भी नौकर थे वो सब। रिफात डर कर शिराज को ढूंढने लगता है और एक सीढ़ी की मदद से उसे ढूंढते हुए रूफ पर चला जाता है, जहां पर ऑपोजिट साइड पर शिराज खड़ी हुई थी। बाकी बच्चे तब रेदा के पास जाते हैं और झूठ बोल देते हैं कि उनके मना करने के बावजूद भी रिफात अलखावरे वाले घर पर गया है। रेदा बच्चों को डांटता है और सबके साथ उस घर पर जाता है। बच्चों को भी अब घर खंडर की तरह दिखाई देता है, जिसको देखकर वो भी डर जाते हैं। वो उस घर के डोर पर बैंग करते हैं पर कोई भी डोर नहीं खोलता। रूफ पर शिराज रिफात से ये कहती है कि वो बस एक बार जंप कर ले यहाँ, फिर वो हमेशा एक साथ रहेंगे। नीचे बच्चे और रेदा उसे जंप करने से मना करने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन रिफात जंप कर देता है। नीचे रेदा उसे कैच कर लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेदा क्यों लंगड़ा के चलता है। अब प्रेजेंट टाइम में ताहा भी रूफ पर था और वो भी जंप करने ही वाला था कि रिफात उसे आकर पकड़ लेता है और देखता है कि वहां पर वॉल पर ब्लड से मौत लिखा हुआ था। अब रईफा ताहा को डांटती है। वो रिफात से ये कहती है कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। बाद में रिफात ताहा के पास जाता है और यहाँ पर ताहा ये कहता है कि उसने एक वाइट ड्रेस में बच्ची को देखा है और वो उसको बुला रही थी। रिफात ये एक्सप्लेन कर देता है कि उसको भी वो दिखाई देती है, पर वो रियल नहीं है, हमारा माइंड हमें ट्रिक करता रहता है और जैसे जैसे हम उसे इग्नोर करते जाएंगे वैसे वैसे हम नॉर्मल हो जाएंगे। और उसी वक्त रिफात को शिराज चेयर के पास बैठी हुई दिखाई देती है। रिफात बाद में मैगी को होटल छोड़ने जाता है और रास्ते में वो शिराज की स्टोरी को सिर्फ एक र्यूमर बताता है। अब मैगी उसे उन दोनों की एक फोटो देकर ये कहती है कि उसने अरेबिक इसलिए सीखी थी क्योंकि उसे उस फोटो के पीछे लिखी पोएम को पढ़ना था, और वो फिर होटल चली जाती है। बेसिकली वो एक लव लेटर था जिसे रिफात ने मैगी के लिए लिखा था, लेकिन जब तक मैगी को उसका असली मीनिंग पता चलता तब तक वो किसी और से शादी कर चुकी थी। रिफात भी उसकी लाइफ से चला गया था। रिफात अब उस पोएम को अपने बेड पर बैठकर पढ़ता है जिसके नीचे शिराज का गोश्त खेल रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द कर्स ऑफ द फेरो।
एपिसोड 2 की शुरुआत एक स्ट्रेंज वेदर से होती है जहां पर कायरो सिटी डार्क क्लाउड से भर गया था। सूरज ना दिखने के बराबर था और वेदर एक्सपर्ट्स को भी इसे एक्सप्लेन करने में मुश्किलात आ रही थी। रिफात को अब शिराज उसके घर पर भी दिखती है जिसे वो फिर से इग्नोर कर देता है। हुवैदा स्कूल में एक म्यूजिक टीचर थी जहां पर उसे भी अब शिराज दिखती है। अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफात को लेने आते हैं जिसके मम्मी की हेडलाइन हमने न्यूज़ में देखी थी और उसकी एटॉप्सी करने के लिए। रिफात एक हीमाटोलॉजिस्ट था यानी कि ब्लड रिलेटेड डिजीज से डील करता था। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज अब एटॉप्सी करने वाले सभी डॉक्टर्स को इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी के बारे में वार्न करता है और कहता है कि इस बारे में प्रेस में कुछ भी रिलीज नहीं होना चाहिए। सभी डॉक्टर्स ऑटोप्सी के लिए रेडी होते हैं लेकिन तभी एक हिस्टोरियन रैमजी वहां आकर इंचार्ज को वार्न करता है। रैमजी ये बताता है कि ये मम्मी कर्स्ड है, इसे जिसने भी टच करा है वो मारा गया है। इंचार्ज उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे बाहर निकाल देता है। रिफात रैमजी की बात को सुन लेता है और उसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला सूट पहनकर आता है जिसे देखकर बाकी डॉक्टर्स हंसने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग मम्मी के ऑटोप्सी स्टार्ट करते हैं उसके अंदर से ढेर सारे कीड़े उड़ने लगते हैं और सभी डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं और एक कीड़ा रिफात की सिगरेट बॉक्स में भी चला जाता है। शाम को रिफात हुवैदा के साथ मूवी देखने जाता है जिसको उसकी बहन रईफा ने सेट किया था। ये शो इन दोनों के लिए एक्सक्लूसिव था और वहाँ पर सारी सीट्स खाली थी। रिफात को अंधेरे में एक काला साया दिखाई देता है जिसे वो इग्नोर कर देता है। हुवैदा अब उसे शिराज के गोश्त के बारे में बताती है जिसे रिफात इग्नोर करता है। हुवैदा अब उसे उसके सिगरेट के बॉक्स को छीनकर उसे सिगरेट पीने से रोक देती है। मूवी खत्म होने के बाद रिफात अब हुवैदा को उसके घर छोड़ देता है। हुवैदा जब अपने घर जाती है तो उसे एक ब्लैक इविल फोर्स हॉर्न करती है जिससे हुवैदा डरकर भागने लगती है। रिफात के घर पर हिस्टोरियन रैमजी वेट कर रहा था और रैमजी ये बताता है कि बाकी सभी डॉक्टर्स जिन्होंने ऑटोप्सी करी थी वो मारे गए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो फैरो की वजह से हो रहा है। रैमजी ये बताता है कि जब तक उसकी मम्मी को उसके पिरामिड में उसकी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं रखा जाएगा तब तक वो इविल फैरो सबको नुकसान पहुंचाता रहेगा। रिफात यहाँ पर एक रैशनलिस्ट था और थका हुआ था जिसके चलते वो इस थ्योरी को भाव नहीं देता और उसे घर से बाहर निकालने लगता है। तभी हम हुवैदा को रोड पर भागते हुए देखते हैं जहां पर वो इविल फोर्स उसका पीछा करती है। अब रिफात अपने बेडरूम में जाता है तो वहां पर ब्लड से मौत लिखा हुआ था जिसे उसने कल रूफ पर भी देखा था। वो फौरन रैमजी को बुलाकर ये पूछता है कि उससे पहले घर पर कोई आया था। रैमजी ये कहता है कि ये एक मैसेज है डॉक्टर फैरो की तरफ से। वो मम्मी नेफर करे द 7th को बिलोंग करती है। वो एक ब्लैक फैरो था, उसने अपने भाई से उसका थ्रोन छीना और उसे मार डाला और उसकी लवर को अपनी वाइफ बना लिया, पर उसकी वाइफ ने अपने लवर को कभी नहीं बुलाया और उसको हमेशा याद करती रही। इसीलिए इजिप्शियंस उसे काशेरा कहते हैं जिसका मतलब है द सैडेस्ट वन। इससे लोग फैरो से नफरत करने लगे थे और फैरो ने मरते वक्त एक कर्स्ड स्पेल किया था जो कोई भी उसकी ग्रेव को खोलेगा वो मर जाएगा और जब तक उसका मम्मी फिर से कब्र में नहीं जाएगा तब तक वो सभी जिंदा लोगों को मारता रहेगा। सबसे पहले डार्क क्लाउड्स आए और अब प्लेग आ चुका है। रैमजी रिफात को मम्मी के उसके ओरिजिनल प्लेस में दफन करने के लिए कहता है। तभी हुवैदा भागकर रिफात के घर पर आती है और उसके स्टेज पर वो फिर से शिराज के गोश्त को रोता हुआ देखती है और तभी फैरो की इविल फोर्स उस पर हमला कर देती है। अब रैमजी अपने पास रखे हुए एक सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर ये कहता है कि इससे उनको फैरो के कर्स से प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर यह सिस्टम एक एंशिएंट इजिप्शियन इंस्ट्रूमेंट जिस पर एक स्पेल लिखा हुआ है। इन दोनों को अब हुवैदा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और रैमजी अब हुवैदा के सामने सिस्टम रखकर कुछ चैंटिंग करता है। हुवैदा को हॉस्पिटलाइज करा जाता है जहां हम देखते हैं कि अब फैरो के प्लेग का शिकार कई सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो हुवैदा को हुआ था वो प्लेग नहीं बल्कि कुछ और था। रिफात घबरा कर अब यहाँ पर मैगी को बुला लेता है और मैगी रैमजी से ये कहती है कि अगर उसकी थ्योरी सही है तो हुवैदा का फैरो से क्या कनेक्शन, उस पर क्यों अटैक किया गया।
तभी रिफात को एक बात याद आती है कि होयदा ने उसके सिगरेट बॉक्स को अपने पर्स में रख लिया था। अब रिफात, रामजी और मैगी को उसके अंदर से वही कीड़ा मिलता है जो कि फ़ैरो की बॉडी से निकले थे, और इन कीड़ों को इजिप्शियन लैंग्वेज में स्कैरब्स कहा जाता है। बेसिकली ये कीड़े फ़ैरो को गाइड किया करते थे कि किन किन लोगों ने उसकी मम्मी को हाथ लगाया है। अब ये तीनों उस फ़ैरो की बॉडी को ऑटोप्सी सेंटर से छुड़ाने जाते हैं। रास्ते में मैगी उनसे ये पूछती है कि ब्लैक फ़ैरो का भाई नेफरकहोर वही है जिसका पाँव जंग में टूट गया था, जिसके बाद उसके भाई ने उसका थ्रोन छीन लिया था। रैमजी कहता है कि हाँ ये वही है, और उसकी लवर से ब्लैक फ़ैरो ने ज़बरदस्ती शादी करी थी, और सैड क्वीन ने मरते वक्त अपने एक एम्यूलेट पर एक मैजिक स्पेल लिखा था। जब वो और उसका लवर मिल जाएंगे तभी वर्ल्ड में ईविल का एंड होगा। रिफात और रामजी छुपके से ऑटोप्सी सेंटर जाते हैं और फ़ैरो की मम्मी को उठाकर भागने लगते हैं। तब रामजी को भी शिराज दिखती है और वहाँ पर ईविल फोर्स भी उनके पीछे आने लगती है। ये दोनों अब फ़ौरन वहाँ से भागते हैं और कार में रिफात को ये पता चलता है कि मम्मी असल में ब्लैक फ़ैरो की नहीं बल्कि उसके भाई की है, क्योंकि उसका एक पैर वुडन का था। रिफात ये कहता है कि ये ब्लैक कर्स ब्लैक फ़ैरो ने अपने भाई की ग्रेव पर डाला होगा ताकि इसके डर से कोई इसे टच ना करे और इसका नाम हिस्ट्री से मिट जाए। और अब इस कर्स को रोकने का एक ही रास्ता है। उसका ये कहना था कि नेफरकहोर मम्मी को उसकी सैड लवर से मिलाना होगा। हॉस्पिटल में होयदा की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी पल्स गिरने लगती है। अब ये तीनों उस पिरामिड में जाते हैं जहाँ पर सैड क्वीन की ग्रेव थी। ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और वो ईविल स्पिरिट भी उनका पीछा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद होयदा की पल्स रुक जाती है और हम देखते हैं कि रिफात को क्वीन की ग्रेव मिल जाती है और वो नेफरकहोर की मम्मी को उसके बराबर में लिटा देता है। ईविल स्पिरिट रिफात के पीछे ही थी उसे मारने के लिए, लेकिन वो अब हवा में गायब हो जाती है, यानी कि अब वो कर्स्ट खत्म हो गया था। मैगी और रामजी इसे देखकर डर से कांपने लगते हैं और रिफात पीछे मुड़कर ये पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया? तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि जो ब्लैक फ़ैरो था उसने अपने भाई पर ही कर्स किया था ताकि वो अपनी लवर से कभी ना मिल पाए, जो कि रिफात ने सॉल्व कर दिया। और जैसे ही ये दोनों लवर्स मिल गए तो वो ईविल स्पिरिट भी गायब हो गई और उसका कर्स भी। अब होयदा का पल्स भी वापस आ जाता है, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, जिसको देखकर इनको कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ पर सिटी के डार्क क्लाउड सब क्लियर हो जाते हैं और सूरज भी दिखने लगता है। फिर हम रिफात, रामजी और मैगी को हॉस्पिटल में देखते हैं। रिफात डॉक्टर से पूछता है कि इसे हुआ क्या है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और समझ नहीं आ रहा कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा। तभी रामजी रिफात को बोलता है कि इसे एमेनहोटेप एंटीडोट की ज़रूरत है, जो कि एक येलो फ्लावर है जिसे सिल्फियम कहते हैं। जिस पर रिफात कहता है कि मैंने जादू, मम्मीज़ और सिस्टम सब ट्राई कर लिया, उसके बावजूद भी होयदा को नहीं बचा पाया, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो होयदा के रूम में वापस आता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा और उससे शादी भी करेगा। और तभी हम देखते हैं कि शिराज का गोश्त उसे देख रहा होता है, और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड का टाइटल है द मिथ ऑफ द गार्डियन ऑफ द केव। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है डॉक्टर रिफात को दिखाते हुए, जो कि अब होयदा के पास हैं, जहाँ पर वो अभी भी अनकॉन्शियस है। रिफात उसे ये कहता है कि वो अब सेलिब्रिटी बन चुका है और वो उसके साथ हमेशा रहने की कसम खाता है, और वो ये भी बोलता है कि उसकी दी हुई ग्रीन टाई भी पहनेगा और उसकी रिंग भी पहनेगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। रिफात से उसका बड़ा भाई मिलने आता है। रिफात अब रेदा से ये पूछता है कि शिराज के घर का क्या हुआ। रेदा ये कहता है कि किसी बिल्डर ने उसे खरीद लिया है और उसे गिराकर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा है। शायद इसी वजह से शिराज रिफात को देख रही थी। अब रामजी के मुताबिक फ़ैरो के कर्स का एंटीडोट तो है, लेकिन वो एक फ्लावर के अंदर है जिसका नाम है सिल्फियम, जो कि मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब प्लेग पर बुलाई गई एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिबिया शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल डॉक्टर्स कायरो नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो बुरी तरह डरे हुए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिफात और मैगी के ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर लुइस भी प्रेजेंटेशन देते हैं। वो सिल्फियम पर करी गई 5 साल पुरानी रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं और ये कहते हैं कि ये एक प्रॉमिसिंग ड्रग है। इसका सक्सेसफुल टेस्ट रन किया गया है, पर इसकी सप्लाई शॉर्ट है और ये सिर्फ लिबिया में ही मिलता है।
अब रिफात और मैगी लुइस से मिलते हैं और अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिस दौरान लुइस रिफात को एक मेज देता है। तो शुरुआत में जो मेजेस और पजल्स रिफात सॉल्व करता था उसको लुइस ही भेजा करता था। फिर लुइस ये बताता है कि वो फूल तो 5 साल पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन अगर वो उसे चाहिए तो वो शायद उसे टोरेक ट्राइब्स के पास मिलेगा। अब एक गाइड उन्हें टोरेक ट्राइब्स के पास लेके जाता है, यानी कि उनके बॉर्डर तक। उनका इलाका डेजर्ट में था। अब ये तीनों डेजर्ट में टोरेक ट्राइब्स को ढूंढने निकल जाते हैं और रात में एक जगह पर रुकते हैं और लुइस रिफात को टैरेट कार्ड पिक करने का कहता है। यहाँ लुइस टैरेट कार्ड रीडर होता है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसे टैरेट कार्ड्स के जरिए किसी भी इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जाना जा सकता है। लुइस रिफात से पूछता है कि उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किस बारे में जानना है। तो रिफात पास्ट का कहता है और 3 कार्ड्स पिक करता है। पहला कार्ड देकर लुइस ये बताता है कि तुम अपने पास्ट की किसी चीज से फाइट कर रहे हो। दूसरे कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स होती है जो कि उल्टी होती है, जिसका मतलब है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो डेंजर में है। तब रिफात कहता है कि मैगी ने तुम्हें बताया था कि मेरी फियांसे बीमार है। ये कार्ड्स वगैरह सब बकवास है। फिर उसी वक्त टोरेक ट्राइब्स के लोग आकर उन्हें वार्न करते हैं और ये कहते हैं कि सिल्फियम फूल 5 साल पहले ही खत्म हो गया है और वो यहाँ पर नहीं है, और अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से सुबह तक चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि रात में लुइस रिफात को कार्ड पिक करने के लिए कहता है। यहाँ लुइस रिफात के प्रेजेंट को जानने के लिए कार्ड पिक करने को कहता है। कार्ड को देखकर लुइस ये बताता है कि उसके प्रेजेंट में कुछ ऐसा है जिससे वो डरता है। उसे अपने फेयर को फॉलो करना होगा। तभी एजिलदीन नाम का एक बंदा वहां आता है जो कि टोरेक ट्राइब से था। वो ये कहता है कि वो जानता है कि फूल कहाँ पर है और वो कैसे मिलेगा। इसके लिए उनको एक कीमत देनी होगी, यानी कि पैसे। वो बताता है कि वो फूल एक केव के अंदर है जिसे एक कस्टोडियन प्रोटेक्ट कर रहा है और सबसे पहले उन्हें परमिशन लेनी होगी, और अगर वो परमिशन देगा तभी वो फूल मिल सकता है। वो कस्टोडियन कोई ह्यूमन नहीं है और अगर कोई उसके केव को खुद से ओपन करेगा तो वो रिलीज हो जाएगा, जिससे सबकी मौत हो जाएगी। ट्राइब्स वाले उससे सालों से डरते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसके बैग में कई सारी चीजें थीं, इंक्लूडिंग डायनामाइट, जो कि उसने डेजर्ट में से इकट्ठे करी थी। रास्ते में एजिलदीन उन्हें क्विक सैंड के बारे में बताता है कि अगर वो उसमें फंस जाए तो बिल्कुल भी हिलना नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अंदर ही घुसते चले जाएंगे। अब ये चारों उस केव के पास जाते हैं और एजिलदीन जमीन पर बैठकर परमिशन मांग रहा होता है, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिलती। वो बाकी लोगों को भी वैसा ही करने के लिए कहता है, जिस पर मैगी और लुइस मान जाते हैं। रिफात को ये सब बकवास लगती है और वो एजिलदीन के बैग से डायनामाइट निकालकर उस केव की ब्लॉक एंट्रेंस को उड़ा देता है और एंट्रेंस ओपन हो जाती है। एजिलदीन ये देखकर वहां से भागने लगता है। अब ये तीनों उस केव के अंदर जाते हैं और ढूंढने पर भी उन्हें वो फूल नहीं मिलता। वो कस्टोडियन एजिलदीन को मार डालता है और ये तीनों नेक्स्ट डे वहां से जाने लगते हैं। तब बाहर उन्हें उस कस्टोडियन के बड़े से पैर का निशान दिखाई देता है और आगे जाकर एजिलदीन की बॉडी भी मिलती है, जो कि बुरी तरह से कटी हुई थी। रिफात को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसको किसने मारा। वो ये कहता है कि शायद ये किसी जानवर का काम होगा, लेकिन यहाँ पर लुइस ये कहता है कि इतना बड़ा कोई भी जानवर नहीं होता। अब रात में रिफात और मैगी बात कर रहे होते हैं और तभी लुइस को उसी कस्टोडियन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अब इन तीनों पर हमला करने के लिए आता है। वो कस्टोडियन बेसिकली एक लार्ज साइज का गोरिल्ला था, जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ये तीनों अब उससे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी रिफात का पाँव क्विक सैंड में फंस जाता है। वो गोरिल्ला रिफात पर अटैक करता है, लेकिन रिफात झुक जाता है और वो गोरिल्ला क्विक सैंड में फंस जाता है और हिलने की वजह से वो उसी क्विक सैंड में मारा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ता भटक गए थे और वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे होते हैं। फिर उन्हें टोरेक ट्राइब्स के लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिनको कस्टोडियन ने मार डाला होता है, और एक शख्स जिसकी कुछ सांसें ही बाकी थी वो बताता है कि तुम लोगों ने उस केव को ओपन करा है, अब वो सबको मार डालेगा। तब रिफात को शिराज का गोश्त डेजर्ट में दिखाई देता है और उसे लुइस की एक बात याद आती है कि रिफात पास से डरकर भाग रहा है। अब रिफात शिराज का पीछा करने लगता है, जिसे वो उसी केव के अंदर ले जाती है। रिफात को वहां एजिलदीन के बैग से भी डायनामाइट मिल जाते हैं। रिफात केव के अंदर फूल ढूंढने जाता है।
रिफात को वो फूल मिल जाता है और तब उसे उसी कस्टोडियन का एक बच्चा भी मिलता है जहाँ पर उसकी माँ भी थी, जो कि रिफात पर हमला करने आ जाती है। रिफात उसके बच्चे को उसके सामने आराम से रख देता है। अपने बच्चे को उठाकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कस्टोडियन फूल को नहीं बल्कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी रिफात पर डेजर्ट में जिस गोरिल्ला ने हमला किया था वो मेल गोरिल्ला था और यहाँ पर केव के अंदर फीमेल गोरिल्ला और उसका बच्चा था जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही थी। और अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि कस्टोडियन है तो क्या बेसिकली कस्टोडियन का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि रिफात डायनामाइट से उस केव की एंट्रेंस वापस से बंद कर देता है और फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। होटल पहुंचकर रिफात लुइस से अपना फ्यूचर पूछता है और वो 3 कार्ड्स पिक करता है और लुइस पहला कार्ड देखकर बताता है कि तुम्हारा कोई करीबी मरने वाला है और दूसरा कार्ड देखकर ये बताता है कि उसके सारे जवाब उसे उसके ड्रीम से मिलेंगे। और जब वो थर्ड कार्ड देखने वाला होता है तभी मैगी वहाँ आ जाती है और वो बिना कार्ड देखे ही वहाँ से चले जाता है। रिफात अब उस एंटीडोट के इंजेक्शन को होएडा में लगाता है जिससे वो ठीक हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि होएडा रईफा के साथ पैकिंग करा रही होती है हॉस्पिटल में क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई थी। तभी उसे टेबल पर एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी होएडा रिफात। और रिफात ने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी उसी में रखी होती है, यानी कि उसने अपना रिश्ता होएडा से ख़त्म कर दिया था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पैरानॉर्मल सीरीज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड की कहानी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम बाकी के 3 एपिसोड और ढेर सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यहाँ पर डॉक्टर रिफात एक रैशनलिस्ट था जिसे उसके पास के इंसिडेंट्स हॉन्ट कर रहे थे। ये अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था जिससे हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। वो जहाँ भी जाता था बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। अगली वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आने वाली हैं, तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।